हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। मैं हूं समर ठाकुर और आप आज मेरे साथ एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी की, आने वाले अपने एचएस के एग्जाम के लिए, अलाइड के और बाकी नायब तहसीलदार जैसे हिमाचल के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। इन विच कैटेगरी ऑफ द फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ द कैलोरी पर यूनिट। यानी कह रहा है कि देखो अलग अलग कैटेगरी इसने खाने की बताई है, ठीक है, जिसमें इसने अलग अलग कैटेगरी में कहता है कि पर यूनिट जो ये कैटेगरी में खाना होगा सबसे ज्यादा कैलोरीज किसमें होंगी। कैलोरीज की जब मैं बात करता हूं तो कैलोरीज यूनिट होती हैं किसके, कैलोरीज यूनिट होते हैं एनर्जी की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीज किसमें होती है। और बच्चों कैलोरी जो हमारे शरीर में, ठीक है, जो फैट है या हमारे शरीर में जो खाना स्टोर होता है उसके लिए भी हम ये यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो हमें एनर्जी मिलती है उसको भी बड़े सारे जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। मेजरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी को मेजर करने के लिए तो क्या यहाँ पे विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इसने ना चार अलग अलग क्या किया है सेक्शंस दिए हैं। ये कोई फूड तो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे। हालांकि फूड लिखा है, फूड के अंदर तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज्यादातर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट ही फूड के अंदर होते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कोई सप्लीमेंट ना हो, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम इन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही अप्रोच करें, ये ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा ऐसा एग्जाम में जा चुका है, उसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन जो है आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो क्या सही जवाब रहेगा। ठीक है, विटामिन बहुत कम कैलोरीज हमें देखने को मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स में काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो इवन एनर्जी के सोर्स की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन तो बच्चों लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, प्रोटीन्स में भी बहुत कम कैलोरीज अगर इनके कंपैरिजन में देखें। ठीक है, फैट में जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो फैट जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सही जवाब जो है बच्चों वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, डी जो है, ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे रहने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड का मुझे वक्त देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। आई एम नॉट एबल टू मार्क बट मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं। ठीक है, कि जो है यहाँ पे डी यानी फैट जो है, सॉरी बी यानी फैट जो है बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा, क्या अब देखो ऑप्शन तो अभी देखेंगे हम लोग, ऐसी कौन सी चीज है जो दूध को दही में बदल देती है। क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये एक विटामिन है, एंजाइम है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इसका बार बार नाम आता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारी गट में ये इतना ज्यादा है, गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, कि ये इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया ही है। मैं बात कर रहा हूं लैक्टोबैसिलस की। ठीक है, लैक्टोबैसिलिया या बैसिलस, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, एक ही चीज है। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। जवाब सही होगा ए। अगर आप लोगों ने ए सही जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप मेरे साथ साथ जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं और आपके सामने ऑप्शंस बताता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, मुझे जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बच्चों चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे पेयर दिए होंगे, पेयर यानी जोड़े। आजकल एचएस के एग्जाम में और अलाइड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। जोड़े दिए होंगे, आपने जोड़ों में देखना है कि कौन सा जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ, यानी करेक्टली मैच्ड कौन सा जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे पहला जोड़ा है थायामीन, बेरीबेरी, फिर दूसरा विटामिन डी। डेफिनेटली एक तरफ इन्होंने विटामिन का नाम देके रखा है, दूसरी तरफ बीमारी, तो थायामीन। ठीक है, तो थायामीन विटामिन B1 का नाम है और उसकी कमी से बेरीबेरी होता है, बिल्कुल सही जोड़ा है ये। विटामिन डी रिकेटस, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, D3 को खासकर, उसकी कमी से रिकेटस होता है, बिल्कुल सही जोड़ा है ये भी। अच्छा, विटामिन के स्टर्लिटी, स्टर्लिटी का मतलब है कि बांझपन। बच्चों स्टर्लिटी तो विटामिन ई की जो अगर कमी हो जाती है तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, उसकी वजह से होती है। के जो है, विटामिन के की बात करूं अगर मैं, तो विटामिन के का मुख्यतः मेन काम क्या होता है, कोगुलेशन, क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट बनाना। और बच्चों जो हैमरेज कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, या जो ब्लीडिंग है उसको रोकना, ब्लड का थक्का बना के, तो बच्चों ये तो सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, नाइसिन, प्लेगेरा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नाइसिन यानी विटामिन B3,
ठीक है। निसिन यानी विटामिन B3 बिल्कुल सही है। तो बच्चों विटामिन के यानी फोलिकोनाइन जो है ये बिल्कुल ऐसे जो नहीं है, स्टेरिलिटी नहीं कॉज करता है। ये टोकोफेरोल जो है वो ये स्टेरिलिटी करता है। अगर मैं सी कहूं तो बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे सी होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ग्रंथि या ग्लैंड जब मैं कहता हूं तो मैं एक ऐसे ऑर्गन की बात कर रहा हूं जो सिक्रीशन करती है, यानी किसी न किसी तरीके का केमिकल जो है वो बॉडी में छोड़ती है। ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो स्पेसिफिक एक किसी ग्लैंड के आगे, इन ग्लैंड्स के आगे डक्ट्स होते हैं। डक्ट यानी पाइप की तरह कोई बच्चों स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाके क्या करता है, सिक्रीशन करता है। जैसे ये लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, तो इनके आगे देखो, तुम लोग देखोगे तो डक्ट होता है, ठीक है, छोटा सा डक्ट होता है। वैसे ही कुछ जो होते हैं ऐसे ग्लैंड होते हैं सीधे शरीर के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं शरीर, एड्रिनल ग्लैंड हो गया हमारे पास, है ना, सीधा शरीर के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, सीधे शरीर के अंदर ब्लड में सिक्रीशन करते हैं अंदर, एंडो। तो सारे के सारे ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड देखो तो बच्चे लीवर जो है, ये ग्लैंड, थायराइड, स्टमक, सब इनमें से अगर मैं बात करूं तो लीवर सबसे बड़ा हमारे शरीर में ग्लैंड माना जाता है। एवरेज लीवर की जो अगर मैं बात करूं, डायमेंशंस की बात करूं, लंबाई की बात करूं, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। जब फैटी लीवर हो जाता है, यानी इसके ऊपर बहुत सारा फैट जो है स्टोर हो जाता है, तो ये फूल के 15 से 18 सेंटीमीटर तक भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which one of the following nutritional element is non-essential for formation and strengthening of bone and teeth? हड्डियों और दांत, देखो बच्चों हड्डी अलग है, दांत अलग है। 206 हड्डी है, 206 हड्डियों में दांत नहीं आते हैं, 32 दांत अलग है, ठीक है। कभी बाद में तुम्हें जरूर बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इनको याद करना है। आज हमारा क्वेश्चन सोल्व और रिवीजन का मुद्दा है, तो इसलिए क्वेश्चन स्टिक रहते हैं। ये कह रहा है कि 32 दांत और 206 हड्डियों के बनने में और उनको मजबूत करने में निम्नलिखित में से कौन से न्यूट्रिशन यानी पोषण इनकी क्या कहता है, नॉन एसेंशियल है, यानी इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन इसमें ऑप्शन में देके रखें। बच्चे हमारी हड्डियां मेजरली कैल्शियम और फास्फोरस से तो ही बनती है। कैल्शियम एक मेटल है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है। फास्फोरस बहुत अच्छा फ्लेमेबल होता है, इसीलिए तो हमारी हड्डियां बहुत अच्छे से आग भी पकड़ती है जब हमें मरने के बाद जलाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कैल्शियम ही तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है इनको। दांतों में भी कैल्शियम और फ्लोरीन ये भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दांतों की हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए फ्लोरीन जरूरी है। बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हम लोग इवन ब्रश करते हैं तो उसमें भी फ्लोराइड होते हैं, ठीक है। आयोडीन जो है यहाँ पे सही जवाब नहीं है, तो यानी मतलब आयोडीन जो है यहाँ पे सही नहीं है, यानी ये एसेंशियल नहीं है, तो नॉन एसेंशियल है, यानी सही जवाब जो है डी आयोडीन होगा। तो सही जवाब क्या होगा, डी आयोडीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के शरीर में 206 हड्डियां, 206 हड्डियों में बच्चे अगर देखें तो ये बच्चों ये पूरी की पूरी हमारे पास स्कल वाली हड्डियां अलग है। इसमें क्रेनियल बोन, आर्ट बोन, फेशियल बोन है हमारे पास, 14 हड्डियां यहाँ पे। हाइयोइड बोन है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक कान में 3 हड्डियां, स्टेपिस, मालस, इनकस, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। वैसे ही अगर मैं क्रेनियल बोन्स की बात करूं तो फ्रंटल बोन, ठीक है, टेम्परल बोन, ऑसिपिटल बोन, पेरिटल बोन, ठीक है, एक से ज्यादा है ये नंबर्स में, बस मैं नाम ले रहा हूं। जैसे टेम्परल बोन 2 है, ठीक है, तो ऐसे में नाम ले, स्फिग्मॉइड, इग्मॉइड, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये हमारी हड्डियां सारी की सारी, ये वर्टिब्रल कॉलम, इसमें सबसे पहले जो हम कहते हैं सर्वाइकल हो गया, जब भाई 7 सर्वाइकल बोन्स हैं, फिर 12 थोरेसिक बोन है, फिर लंबर बोन है, सैक्रम है नीचे, कॉइसेक्स है नीचे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों वैसे हाथों में फ्लैंजीज हैं, ये डिजी फ्लैंग। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास इंटरमीडिएट फ्लैंग, प्रॉक्सिमल फ्लैंग, यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमल और आपको डीजी ही मिलेगी, इंटरमीडिएट फ्लैंग अंगूठे में नहीं देखने को मिलेगी। 14 ये है, 5 मेटाकार्पल है, यहाँ पे 8 कार्पल हड्डियां हैं, रेडियस, उल्ना, ह्यूमरस, 30 इसमें हड्डियां। वैसे पैरों में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी फीमर है, फीमर के आगे पटेला है, टीबिया है, आगे उल्ना है, उसके आगे बच्चों टार्सल हड्डियां हैं, टार्सल के आगे बच्चे मेटाटार्सल हड्डियां हैं, टार्सल एडिया की हड्डी है, एडी और उंगलियों को जोड़ने वाली मेटाटार्सल है। पैरों की उंगली की हड्डियों को भी क्या कहते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये जो पैरों की उंगलियों की हड्डियां हैं ये फ्लैंजिस हैं। उसके अलावा पैरों को मेन स्ट्रक्चर, मेन फ्रेम से जोड़ने वाली हड्डियां जो हमें आती हैं, दो हड्डियां, पेल्विक बोन्स हमें देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे हमारे हाथों को जोड़ने वाली, पीछे से स्कैपुला है, आगे से क्लेविकल बोन है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया, थोरैसिक एरिया, इसको गार्ड करने के लिए रिब होता है, रिब केज होता है। जोड़ों में हड्डियां होती है, और एक जोड़ा इस तरफ, एक जोड़ा इस तरफ, बीच से जोड़ने के लिए स्टर्नम हड्डी होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली 7 जो हड्डियों हैं, 7 इस तरफ, 7 इस तरफ, 7 का जोड़ा बना, 14 हड्डियां हो गई बच्चों। ये 14 हड्डियों को कहते हैं ट्रू रिब्स।
उसके नीचे बच्चों तीन तीन जो होती है उनको कहते हैं फॉल्स सूडो रिब्स, क्योंकि वो आधी आधी होती है, और नीचे दो, देखो एक जोड़ा तैर भी रहा होता है, ठीक है, यानी दो जोड़े तैयार भी रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो कुल मिला के 3 और 7 10 और 2 12, 12 हड्डियां इस तरफ 12 हड्डियां इस तरफ, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, यानी 24 हड्डियों पूरी कुल मिला के हमारे रिब्स में होती है। यानी अगर मैं बात करूं तो 24 हड्डियों को इनको तुम मिला दोगे, इन 24 हड्डियों को अगर तुम मिला दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जोड़ा बन गया 12 का जोड़ा। सही जवाब होगा 12, यानी ए जो है बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हायर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। बच्चों ये जो एलिमेंट्स की बात कही है, इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा इंसानी शरीर में पाया जाता है? ये सारे के सारे तत्व ना इंसान के शरीर में मेन तत्व है, क्योंकि हमारा शरीर बना है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, यही है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब कुछ ही है। फैट्स में भी यही सब कुछ है। लेकिन हमारे शरीर में फ्लूइड वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से बच्चों जो हमारे शरीर में जो है ना 65% तक जो अगर एलिमेंट की बात करूं तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैरानी हो सकती है कि हाइड्रोजन क्यों नहीं, कार्बन क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं, लेकिन बच्चों ये एक फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, यानी डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजोवा इज ऑफ्टन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद, अजोवा एक चीज है जिसे बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइजर यानी कुदरती फर्टिलाइजर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाम हमने कह दिया, ये है अजोवा। ये क्या है कहता, जिसको बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैविक खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे बताइए क्या है कहता, ये क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, एल्गी यानी हिंदी में शवाल कहते हैं, फंगस है, इसको कवक कहते हैं, ठीक है, या फिर मोस है जिसे हम काई कहते हैं हिंदी में। तो बच्चों मोस तो बिल्कुल भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, इतना तो पता है एल्गी है। कैसी एल्गी? रेड एल्गी को ज्यादातर हम कहते हैं ये ट्राइकोडेस्मियस क्लास की एल्गी है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं ये अजोला एल्गी है। तो बच्चों सही जवाब है ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये प्रश्न देखते हैं। अब ये आपके सामने प्रश्न है, who has proposed for the first time the double helical structure model of DNA? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। बच्चों हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्रोमोसोम स्टोर करते हैं। हमारा शरीर ऐसे समझिए, हमारा पूरा शरीर जो है छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। कई ट्रिलियन सेल हमारे शरीर के अंदर होंगे। हर एक सेल जो है, अगर आरबीसी को छोड़ दूं तो हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। इसी न्यूक्लियस में बच्चों आपको क्या मिलेगा, इसी न्यूक्लियस, कई बार न्यूक्लियस के बाहर भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियस में भी आपको डीएनए मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज है राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, ये आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएगा, राइबोसोम्स में मिल जाएगा, और ये आपको न्यूक्लियस के अंदर भी मिल जाएगा। ये डीएनए और आरएनए जो है ये बच्चों बेसिकली क्रोमोसोम्स के, ज्यादातर कॉमनली क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं सेल ऑर्गेनली हैं, क्रोम यानी रंग, ठीक है, और जोम मतलब ये सेल ऑर्गेनली है। तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनली जिनकी वजह से इंसानों में और बाकी जानवरों में करैक्टर्स आते हैं, हेरिडिटरी करैक्टर्स आते हैं, और करैक्टर आगे पास ऑन होते हैं। यानी आसान भाषा में कहूँ तो हमारा चेहरे का रंग कैसा होगा, हमारे शरीर का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, ऊंचाई कैसे होगी, यही क्रोमोसोम, हमारा जेंडर क्या होगा, यही क्रोमोसोम तय करते हैं। इन्हीं के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। किस फॉर्म में? अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, ठीक है। अब माफ कीजिएगा, मैं अमीनो एसिड गलत क्या गया, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों? इन दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके अलावा एक शुगर होती है, दोनों में शुगर अलग अलग है। पेंटोज शुगर है, एक में राइबोस है, एक में डीऑक्सीराइबोस है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और बाकी इनमें जो न्यूक्लिक बेस है, जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, जैसे AGCTA तुमने सुना होगा, ठीक है। तो ये बोलो एडेनाइन, थायामाइन, ग्लूटामाइन, ठीक है, यूरिसिल, अलग अलग तरीके की ये हमारे पास होती है। इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो इसमें जो आरएनए है उसका सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है, यानी वो एक ऐसा स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है, और वो बच्चे हेलिकल होता है। हेलिकल यानी यूं घुमावदार होता है, उसमें घुमाव होता है इस तरीके का, वो सीधा नहीं होता, घुमावदार होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो दो स्ट्रैंड है जिनमें घुमाव आया है। बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है पहली बार कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज करा था? ऑप्शन देख लीजिए, वॉटसन एंड क्रिक, फिशर एंड हल्डोनी, लैंडमार्क एंड डार्विन, यूगो एंड
साथ में वराइस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटसन एंड क्रीक बिल्कुल सही जवाब है, यानी ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। जिसने भी ये जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। Which of the following cell organelles plays one of the most significant role in protein synthesis? तो मेजरली जो बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है वो करते हैं राइबोसोम्स, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये क्या करते हैं, ये बच्चों मैसेंजर आरएनए से जो कमांड आई होती है, जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है, कहां से, डीएनए से लेके आया है, ये बच्चों उसको पकड़ते हैं, उस कमांड क्या करते हैं, देखो बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं ये, और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, ये एमआरएनए से जो कमांड आई है उस कमांड को पकड़ते हैं, उसको बच्चों उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और बच्चों फिर क्या करते हैं, फिर ये जो हमारे शरीर में हमने प्रोटीन खाया है उससे जो डाइजेशन में अमीनो एसिड बने हुए ना, अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में यही काम करते हैं। इसलिए कई बार जो राइबोसोम्स हैं उनको हम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कह देते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। लाइसोसोम को बच्चों सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके अंदर एक हम एसिडिक एंजाइम देखते हैं। क्यों कहते हैं इसको सुसाइडल बैग, अगर कोई सेल ऑर्गन ये सेल अच्छे से काम ना करे तो ये बर्स्ट हो जाता है, या उसके ऊपर ये छिड़काव करता है उस एंजाइम का जिससे वो मर जाता है, तो इसका ये काम नहीं है। सेंट्रोसोम्स होते हैं, इनके अंदर सेंट्रोलीज होती हैं बच्चे, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये खुल के सेल को बंटने में मदद करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यही बी ही सही आंसर होगा। सी की बात करें, गोल्जी बॉडी अपरेटस और गोल्जी बॉडी वेसिकल, ये बच्चों दो हिस्से होते हैं गोल्जी बॉडी के, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो इनको पोस्टमैन या टैक्सी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर डीएनए होता है, इकलौता ऐसा है। कई लोग तो कहते हैं कि ये पैरासिटिक सेल है, हालांकि सेल ऑर्गेनल की तरह इसको आपने माना है। ये जो है एनर्जी बनाता है सेल के लिए, सेलुलर एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करूं तो बच्चों यहाँ पे एटीपी जो है, ग्लूकोज से एटीपी बनता है, एटीपी जब ऑक्सीजन से मिलता है तो एडीपी बनता है, और बहुत सारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनता है, तो ये भी नहीं है। लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, तो सही जवाब बी होगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके लिए इस हफ्ते के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप में आपके इन 10 में से कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ लेते हैं विदा, अगले हफ्ते मिलेंगे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली के त्योहार का जो है ये हफ्ता आ रहा है, तो मैं अपने सारे प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि इस त्योहार जो है आप जो है खूब पढ़ाई कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, ताकि हमारा प्रदेश जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, मिलूंगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।